हेलो एवरीवन। रखोर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? गौतम बुद्ध की माता जिनका नाम माया देवी था, वे किस वंश की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलिय वंश की थी। तो गौतम बुद्ध की माता माया देवी ये कोलिय वंश की थी। ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माता माया देवी का निधन हो जाता है। उसके बाद माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने की। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलार कलाम। तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध सबसे पहले अलार कलाम के पास गए और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहलाए। अलार कलाम से ही आपका सिद्धार्थ ने पहली बार शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। कौन सी शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद गौतम बुद्ध की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? वह प्रथम नारी कौन थी जिसने सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी, पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। और आपका प्रथम नारी प्रजापति गौतमी ही थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपनिषद। संसार दुखों से भरा है यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने आपका उपनिषद से लिया है। ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो मृत्यु को आपका महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और गृह त्याग को अभी हमने बताया है, उसको आपका महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्ली बर्ड। तो अर्ली बर्ड यह आपका विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। उसके बाद ऑप्शन ए में है टिरोस 1। तो यह अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसमी उपग्रह है। उसके बाद इको 1 है। तो इको 1 अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है। और स्पुतनिक 1 है, तो यह आपका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? हमारे हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। तो प्रति मिनट हमारे हृदय में लगभग 5 लीटर आपका रक्त पंप होता है। अब यह रक्त से संबंधित है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक है तो यह आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। और रक्त को थाका बनने में विटामिन के सहायक होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का पीएच मान होता है, और पीत का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन है 7.7। हमने आपको बताया था कि पीएच का परास होता है 0 से 14 तक, और 0 से 7 पीएच मान वाले को आपका अम्लीय कहा जाता है, और 7 से 14 पीएच मान वाले को क्षारीय विलयन कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो पित्त का आपका पीएच मान कितना है, 7.7 है। तो 7 से 14 के बीच में है, तो पित्त का प्रकृति कैसा हो जाएगा, पित्त का प्रकृति आपका क्षारीय हो जाएगा। और पित्त के रंग का बात करें तो पित्त का रंग आपका पीला हरा कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच एक एंटीजन है जो पाया जाता है। आरएच क्या है, एक एंटीजन है जो पाया जाता है। तो यह आपका आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणों में पाया जाता है आरएच। उसके बाद ध्यान रखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं। तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से होते हैं, तो परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे, परमाणु के केंद्र में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, परमाणु के केंद्र में। जैसे परमाणु हो गया तो इसके केंद्र में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इसका जो सेल होता है, इसके सेल में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, यह आपका चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसी कारण इसमें तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और दोनों की संख्या क्या होता है, परमाणु में सेम होता है। इसलिए परमाणु आपका वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। होल परमाणु आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं, परमाणु को उदासीन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट ये आपका वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र आपका होता है Na2CO3। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3। और यह आपका वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, तो यह आपका नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है नाइट्रोजन। और ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल अर्थात फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन बी में है केल्विन। तो केल्विन आपका ताप अर्थात टेम्परेचर का क्या है, एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी है कूलम। तो कूलम क्या है, कूलम आपका आवेश अर्थात चार्ज का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन डी है पारसेक। तो पारसेक आपका लंबी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि बताना है, तो अदिश राशि होता क्या है, तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और एक आपका होता है सदिश राशि, जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका बल क्या है, यहाँ पे संवेग है, तो संवेग क्या होगा, संवेग आपका होता है सदिश राशि। उसके बाद बात करें त्वरण का, तो त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश होता है। लेकिन दूरी क्या है, दूरी आपका अदिश राशि है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वह अदिश राशि होगा, अर्थात स्केलर क्वांटिटी होगा। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वह आपका सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए यहाँ पे
भार दिया है। ध्यान रखेंगे भार और द्रव्यमान दो चीज़ होता है, दोनों में बच्चे काफ़ी फंसते हैं। तो यहाँ पे भार की बात है तो भार का आपका चंद्रमा पे कितना होता है, चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा का भार आपका होता है किसी वस्तु का पृथ्वी की भार का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर भार कितना है, पृथ्वी पर भार आपका 60 है, 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, इसका 1/6 तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन वहीं द्रव्यमान की बात करें, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे मान लेते हैं 50 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान आपका 50 केजी ही होगा। तो ध्यान रखेंगे जो आपका भार होता है ना, भार आपका जी पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी के भार से चंद्रमा का भार क्या होता है, 1/6 हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे भार पूछेगा तो पृथ्वी से चंद्रमा पर आपका 1/6 हो जाएगा, 60 है तो 6 से डिवाइड कर दिए। अगर 100 न्यूटन होता तो 6 से कितना भी न्यूटन रहेगा तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान आपका वस्तु का द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, चंद्रमा पर उतना ही रहेगा, पृथ्वी पर उतना ही रहेगा। तो आप इन दोनों पॉइंट को आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, चाल क्या है, चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा होता क्या है, तो देखिएगा गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला हो जाता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ mv²। इसमें करें कि वस्तु की चाल, ये तो मास है, भी क्या है, वेलोसिटी अर्थात चाल है। तो चाल को आधी कर दी जाए, तो चाल आधी कर दिया जाएगा तो v² ना है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो इसका 1/4 हो गया। तो इसका कितना हो गया, चाल को आधी किए तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा अर्थात 1/4 हो जाएगा। चाल को आधा करेंगे तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया। अगर पूछा जाए कि चाल को हम क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो ध्यान देंगे ½ mv² हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर चाल को हम दोगुना कर दें तो चाल को दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो चाल को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। चाल को 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। चाल को 4 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड में होगा, आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर 1/4 करते तो इसका स्क्वायर हो जाता तो 1/16 हो जाता। तो इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय ठोस कौन सा है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय ठोस कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है सोना। तो सोना आपका सर्वाधिक आघातवर्धनीय ठोस है। और सर्वाधिक भंगुर ठोस की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंगुर ठोस आपका टंगस्टन होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब आपका अनंत भी बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है और प्रतिबिंब की संख्या भी आपका अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बैंक कौन सा है, देश का पहला बैंक कौन सा है। तो देश का पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना आपका 1770 ईस्वी में हुआ। आगे चलकर यह बैंक बंद भी हो गया। तो देश का पहला बैंक आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और दूसरी सबसे लंबी की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी आपका अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी यह आपका गंगा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक मात्रा में गैस आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रोजन आपका 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपका नाइट्रोजन है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित
टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।